बिहार के 10 नेता जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल पार्टी छोड़ी और पछताए, आखिर क्यों, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आती हैं बिहार सरकार के पूर्व कद्दावर मंत्री रेणु कुशवाहा जी। जेडीयू में रहते हुए इनका सियासी रसूख ऐसा था कि नीतीश सरकार में इन्हें उद्योग और आपदा प्रबंधन जैसे भारी भरकम मंत्रालयों की कमान मिली हुई थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में सियासी महत्वाकांक्षा ने करवट ली। इनके पति विजय कुमार सैंजी को बीजेपी ने मधेपुरा से टिकट थमा दिया। बस फिर क्या था, पति प्रेम और मोदी लहर के चक्कर में इन्होंने नीतीश कुमार जी की कैबिनेट और जेडीयू दोनों से तुरंत इस्तीफा दे दिया। सोचा था कि बीजेपी में जाते ही राजनीति की नई महारानी बन जाएंगी, लेकिन सियासत में हर दांव सही नहीं बैठता। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और हार गईं। इसके बाद लोजपा समेत कई पार्टियों के साथ राजनीतिक सफर जारी रखा, लेकिन जेडीयू वाला पुराना रुतबा कभी वापस नहीं मिला। 2025 में इन्होंने आरजेडी का दामन थामा और बिहारीगंज से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी हार का सामना करना पड़ा। यानी जिस नेता के पास अभी नीतीश सरकार में भारी भरकम मंत्रालय था, उन्हें जेडीयू से अलग होने के बाद लगातार राजनीतिक उतार चढ़ाव और चुनावी हार झेलनी पड़ी। यानी माया मिली ना राम। नंबर 9 पर आते हैं मुजफ्फरपुर की कांटी विधानसभा के नेता अजीत कुमार जी। जेडीयू में रहते हुए अजीत कुमार जी का सियासी प्रभाव इतना था कि 2010 में कांटी से विधायक बने और नीतीश सरकार में कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। लेकिन 2015 में जब जीतनराम मांझी जी का बगावती दौर शुरू हुआ तो इन्होंने नीतीश कुमार जी से अलग राह पकड़ ली और मांझी जी के समर्थन में जेडीयू से बगावत कर दी। इसके बाद 2015 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2020 में भी उन्होंने फिर किस्मत आजमाई, मगर जनता ने उन्हें दोबारा से नकार दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने राजनीतिक मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2025 में अजीत कुमार दोबारा जेडीयू के टिकट पर कांटी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे और जीत हासिल करके विधानसभा में लौट आए। यानी जेडीयू से अलग होने के बाद उन्हें लगातार 2 विधानसभा चुनावों में हार और कई वर्षों का राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अंततः जेडीयू में वापसी के बाद उन्होंने अपना सियासी किला फिर से हासिल कर लिया। ऐसे कहते हैं पार्टी से अलग होने की कीमत चुकाने के बाद दोबारा उसी नाव में लौटना। नंबर 8 पर आते हैं तेज तर्रार मुस्लिम चेहरा साबिर अली जी। एक वक्त था जब जेडीयू में इनकी तूती बोलती थी। नीतीश कुमार जी ने इन्हें राज्यसभा भेजा और यह टीवी चैनलों पर जेडीयू का सबसे आक्रामक और प्रमुख चेहरा बनकर विपक्षियों पर हमला बोलते थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हवा का रुख देखकर इन्होंने जेडीयू लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी शुरू कर दी। नीतीश जी ने बिना देर किए इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। साबिर अली जी तुरंत बड़े गाजे बाजे के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। सोचा था कि दिल्ली की सत्ता का सुख भोगेंगे, लेकिन राजनीति में 24 घंटे बहुत लंबा वक्त होता है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी ने इनके खिलाफ यासीन भटकल से कथित कनेक्शन को लेकर गंभीर आरोप लगाई, जिसके बाद बीजेपी ने बेहद कम समय में उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी। यानी चौबे जी गए, 26 जीवन ने दुबे जीवन का लौट आए। इसके बाद साबिर अली जी ने कई राजनीतिक दरवाजों पर दस्तक दी, लेकिन जेडीयू में मिला राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता जैसा प्रभाव दोबारा हासिल कभी नहीं कर सके। यानी जेडीयू से अलग होने के बाद उनके राजनीतिक कद को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 7 पर आते हैं बिहार में पसमानदा मुस्लिम राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक अली अनवर अंसारी जी। नीतीश कुमार जी के दौर में अली अनवर जी जेडीयू के सबसे चर्चित पसमानदा चेहरों में शामिल थे। जेडीयू ने इन्हें लगातार 2 बार राज्यसभा का सांसद बनाया। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इनकी भारी पूंछ थी, लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार जी ने महागठबंधन का साथ छोड़कर दोबारा एनडीए में वापसी की तो अली अनवर जी ने इसका विरोध किया और शरद यादव जी के साथ पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद जेडीयू की सियासत के आधार पर राज्यसभा सभापति के फैसले से उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई।
सोचा था कि पसमानदा आंदोलन और अपनी राजनीतिक पहचान के दम पर आगे भी बड़ा प्रभाव बनाए रखेंगे, लेकिन जेडीयू से अलग होने के बाद उन्हें वह संसदीय राजनीतिक मंच दोबारा कभी नहीं मिला। आज उनकी सक्रियता मुख्यतः सामाजिक मुद्दों, सेमिनारों और सार्वजनिक बहसों तक ही सीमित दिखाई देती है। यानी जेडीयू से अलग होने के बाद राज्यसभा सांसद जैसे बड़े राजनीतिक पद और मुख्यधारा की चुनावी राजनीति में उनका प्रभाव काफी कमजोर हुआ। नंबर 6 पर आते हैं बिहार की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले श्याम रजक जी। जेडीयू में रहते हुए श्याम रजक जी नीतीश सरकार के सबसे ताकतवर महादलित नेताओं में शामिल थे। उद्योग मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग संभालते थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इन्हें लगा कि तेजस्वी यादव की आंधी आने वाली है। इन्होंने जेडीयू के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पार्टी ने इन्हें बाहर निकाल दिया। श्याम रजक जी कुर्ता पजामा झाड़कर वहीं शान से आरजेडी के दफ्तर पहुंचे। सोचा था कि लालटेन की रोशनी में फिर से मंत्री पद चमकेगा, लेकिन आरजेडी ने 2020 में इन्हें विधानसभा का टिकट तक नहीं दिया। कई वर्षों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद 2024 में जब इन्हें समझ आया कि जेडीयू से अलग होकर पुराना राजनीतिक प्रभाव वापस पाना आसान नहीं है, तो इन्होंने फिर जेडीयू में वापसी कर ली। वापसी के बाद इन्हें जेडीयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, लेकिन ध्यान दीजिए, जेडीयू छोड़ते वक्त इनके पास मंत्री का पद और सरकार में बड़ा प्रभाव था, जबकि वापसी के बाद उन्हें संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तो मिली, लेकिन पुराना मंत्री पद और सत्ता का रुतबा वापस नहीं मिला। यानी जेडीयू से अलग होने की कीमत इन्हें कई वर्षों तक सत्ता से बाहर रहकर चुकानी पड़ी। और अभी तो यह सिर्फ नंबर 6 है, आगे जो टॉप 3 नाम आने वाले हैं ना, उनकी बर्बादी की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नंबर 5 पर आते हैं जमुई और मुंगेर के कद्दावर नेता स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी। जेडीयू के दौर में नरेंद्र सिंह जी का दबदबा ऐसा था कि नीतीश मंत्रिमंडल में इन्हें महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री के रूप में गिना जाता था। सरकार में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ थी, लेकिन 2015 में जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का ड्रामा शुरू हुआ, तो नरेंद्र सिंह जी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ खुलकर मोर्चा संभाला। इन्होंने मांझी जी का समर्थन किया और जेडीयू नेतृत्व से अलग राह पकड़ ली। इसके बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। उन्होंने हम पार्टी और दूसरे राजनीतिक समीकरणों के सहारे अपना प्रभाव बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जेडीयू में रहते हुए जो राज्यव्यापी राजनीतिक ताकत और मंत्री पद उन्हें हासिल था, वह दोबारा वापस नहीं आया। जेडीयू से अलग होने के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव पहले की तुलना में काफी सीमित हो गया और वे फिर कभी उसी तरह बिहार सरकार के ताकतवर मंत्रियों की कतार में नहीं लौट सके। यानी जिस नेता का कभी सरकार में बड़ा रुतबा था, जेडीयू से अलग होने के बाद उन्हें उसी राजनीतिक ऊंचाई का नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 4 पर आते हैं बिहार की सियासत के सबसे बड़े दलित चेहरों में से एक उदय नारायण चौधरी जी। जेडीयू में इनका रसूख किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं था। 2005 से लेकर 2015 तक लगातार पूरे 10 साल तक यह बिहार विधानसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष रहे। विधानसभा में इनकी एक आवाज पर पूरी सरकार और विपक्ष शांत हो जाता था, लेकिन 2015 का चुनाव हारने के बाद इन्होंने नीतीश कुमार जी की कार्यशैली पर खुलेआम सवाल उठाने शुरू कर दिए और 2018 में जेडीयू को अलविदा कह दिया। उन्होंने सोचा कि 10 साल स्पीकर रहने का सियासी वजन इतना है कि आरजेडी में जाते ही ताजपोशी हो जाएगी। आरजेडी ने इन्हें 2019 में सासाराम से लोकसभा का टिकट दिया, लेकिन जनता ने बुरी तरह हरा दिया। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में इमामगंज से जीतन राम मांझी के सामने उतारा गया, वहां भी हार का सामना करना पड़ा। आज हालत यह है कि जो शख्स 10 साल तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा था, वह जेडीयू से अलग होने के बाद उस स्तर का संवैधानिक या चुनावी पद दोबारा हासिल नहीं कर सका। यानी जेडीयू छोड़ने के बाद इनका राजनीतिक कद और चुनावी प्रभाव दोनों पहले की तुलना में काफी कमजोर हुए। और अब नंबर 3 पर आते हैं नीतीश कुमार जी के सबका भी सबसे खास और जेडीयू के सुपर बॉस रहे आरसीपी सिंह जी यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे आरसीपी सिंह जी को नीतीश कुमार जी ने राजनीति में लाकर सब कुछ दे दिया। 2 बार राज्यसभा सांसद बनाया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट इस्पात मंत्री तक बनवा दिया। पार्टी में आलम यह था
कि आरसीपी सिंह जेडीयू के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाते थे, लेकिन फिर इनके और नीतीश कुमार जी के रिश्तों में दरार आ गई। बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी और 2021 में एक केंद्र में मंत्री बने। इसके बाद 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के साथ उनका केंद्रीय मंत्री पद भी चला गया और उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, लेकिन वहां वे राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कद हासिल नहीं कर सके जो उन्हें जेडीयू में मिला था। 2024 में उन्होंने आप सबकी आवाज यानी AASA नाम से अपनी नई पार्टी बनाई, लेकिन यह प्रयोग भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका और 2025 में उनकी पार्टी का जन स्वराज पार्टी में विलय हो गया। यानी एक समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे आरसीपी सिंह को जेडीयू से अलग होने के बाद अपने राजनीतिक भविष्य के लिए बार बार नया रास्ता तलाशना पड़ा। सत्ता के शीर्ष से पार्टी बदलने और फिर अपनी पार्टी बनाने तक का यह सफर उनके राजनीतिक नुकसान की बड़ी मिसाल है। लेकिन रुकिए, नंबर 2 और नंबर 1 पर जो नाम है, उन्होंने तो खुद जेडीयू के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई थी, फिर भी उनका क्या हश्र हुआ सोचिए जरा। नंबर 2 पर आते हैं भारतीय राजनीति के पुरोधा और दिग्गज समाजवादी नेता स्वर्गीय शरद यादव जी। जेडीयू के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्षों में रहे, एनडीए के राष्ट्रीय संयोजक रहे और 4 अलग अलग राज्यों से सांसद बनने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाया। बिहार में एक दौर ऐसा था जब जेडीयू का मतलब नीतीश कुमार और शरद यादव हुआ करता था, लेकिन 2017 में जब नीतीश कुमार जी ने लालू यादव के साथ छोड़कर एनडीए में जाने का फैसला किया तो शरद यादव जी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्हें लगा कि जेडीयू के सांसद और कार्यकर्ता नीतीश को छोड़कर उनके पीछे आ जाएंगे, लेकिन सियासत बड़ी ही बेरहम होती है। जेडीयू के विरोध के बाद उनकी राज्यसभा सदस्यता समाप्त हो गई। इसके बाद शरद यादव जी ने लोकतांत्रिक जनता दल यानी एलजेडी नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन वह राजनीतिक रूप से बड़ा प्रभाव नहीं बना सकी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इतने बड़े कद्दावर नेता को मधेपुरा से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ा और वे 3 लाख से ज्यादा वोटों से भी चुनाव हार गए। अंत में अपनी पार्टी का आरजेडी में विलय करना पड़ा। जीवन के अंतिम वर्षों में वे उस राजनीतिक ताकत से काफी दूर हो चुके थे जो कभी जेडीयू और एनडीए की राजनीति में उनके पास हुआ करती थी। यानी जेडीयू से अलग होने के बाद उन्हें अपनी राज्यसभा सदस्यता, संगठनात्मक ताकत और चुनावी प्रभाव तीनों में बड़ा राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा। और अब नंबर 1 पर आते हैं समता पार्टी और जेडीयू की नींव रखने वाले और देश के पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी। ये वही जॉर्ज साहब थे जिन्होंने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया था। नीतीश कुमार जी को राजनीति में स्थापित करने और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में जॉर्ज फर्नांडिस जी का सबसे बड़ा योगदान था। वे एनडीए के प्रमुख सूत्रधारों और राष्ट्रीय संयोजकों में शामिल रहे, लेकिन 2009 के लोकसभा चुनाव में उम्र और गिरती सेहत का हवाला देकर जेडीयू ने उन्हें मुजफ्फरपुर से टिकट देने से इनकार कर दिया। जॉर्ज साहब के स्वाभिमान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने पार्टी से अलग होकर मुजफ्फरपुर से निर्दलीय पर्चा भर दिया। उन्हें लगा कि जनता उनके पुराने संघर्षों को याद रखेगी, लेकिन जनता ने जेडीयू के उम्मीदवार को चुना। जॉर्ज फर्नांडिस जी निर्दलीय चुनाव हार गए और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। जिस नेता ने समता पार्टी और बाद में जेडीयू के राजनीतिक निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी नेता को जेडीयू से अलग होकर अपने ही पुराने राजनीतिक गढ़ में करारी चुनावी हार झेलनी पड़ी। इसके बाद खराब स्वास्थ्य के कारण वे सक्रिय राजनीति में वापस नहीं लौट सके। राजनीति की यह कड़वी सच्चाई है कि जब तक संगठन और नाव आपके साथ है तभी तक आप तैर रहे हैं। जैसे ही नाव से अलग हुए राजनीतिक सफर का संतुलन बिगड़ सकता है। इन सभी नेताओं की कहानियां एक बार साफ दिखाती हैं, जेडीयू से अलग होना हर नेता के लिए एक जैसा नहीं रहा, लेकिन कई बड़े नेताओं को पार्टी से दूरी बनाने के बाद अपने पुराने राजनीतिक कद, चुनावी ताकत या सत्ता के प्रभाव में भारी नुकसान जरूर झेलना पड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। जय हिंद।